सो नेक्स्ट जो हम लोग अपना डेस्टिनेशन में आए हैं वो है स्पितुक मोनेस्ट्री, जो कि बोला जाता है कि 150 ईयर पुराना है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। सो लेट्स गो। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर कैसा है, क्या है। सो लेट्स गो। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो सामने दिख रहा है ये लेह का एयरपोर्ट है, जो कि एक डिफेंस एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है ये। और जब हम एयरपोर्ट में लैंड करने वाले थे, हम लोग ये मोनेस्ट्री को मतलब क्रॉस करके गए। तो अगर आप आते हो फ्लाई करके तो आपको ये मोनेस्ट्री दिखाई देगा। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है ऊपर से व्यू इसका। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर। ये जो मोनेस्ट्री है ये एकदम हिल टॉप पे है, तो अगर आप इसके ऊपर आते हो तो नीचे लेह का नज़ारा बहुत ज़्यादा सही दिखता है। और साइड में इंडस रिवर भी गया है, तो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तब बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ऊपर से यहाँ पे। आई डोंट नो कैमरा में आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन सामने से जब आप एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। स्पितुक मोनेस्ट्री का सफ़र हम लोग का ख़त्म होता है यहीं पे। अभी हम लोग कर रहे हैं रिटर्न लेह की ओर। एक्चुअली लेह यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर है। तो हम लोग रास्ते में करेंगे लंच करने के बाद जाएंगे हम लोग हॉल ऑफ फेम। अभी हम लोग आए हैं अपना लंच ख़त्म करके हॉल ऑफ फेम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है लेह का। तो अगर कभी आप आते हो यहाँ पे, मैं बोलूँगी एक बार ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है। एंट्री फ़ी है 250 पर पर्सन। और यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो कि इसका कितना प्राइस है। और यहाँ पे ये लोग कैश नहीं लेते हैं, आपको कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। मंडे रहता है क्लोज, और ये आपका 6 बजे तक ये क्लोज हो जाता है। तो उससे पहले आपको आना होगा। नॉर्मल कैमरे के लिए ये लोग रहते हैं 20 रुपीज़। एंड अगर आप वीडियोग्राफी करते हो दैन इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दिस इज़ द व्यू ऑफ हॉल ऑफ फेम। एक्चुअली हॉल ऑफ फेम एक म्यूज़ियम है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पे आने से आपको लद्दाख का हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, लद्दाख का कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे लाइक वो लोग कैसे क्या पहनते थे वो भी म्यूज़ियम में रखा गया है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आने से आपको ये भी जानकारी मिलेगा, लाइक आपको इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो वार हुआ था उसका डिटेल्स में आप जान सकते हो। बेसिकली जो कारगिल वार हुआ था उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे अगर आप चाहो तो गाइड ले सकते हो, वो डिटेल्स में आपको समझाएंगे। कारगिल वार में जो सब ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, उसका डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगा यहाँ पे आके। यहाँ पे कारगिल वार के टाइम कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राउड फील होता है कि मतलब हम लोग का इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांग है, इतना डेडिकेशन है उनका। और यहाँ पे आपको बहुत सारा वेपन्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया था ड्यूरिंग द वॉर। 1965 इंडो पाक वार में इसको यूज़ किया गया था। काल पहाड़, कारगिल सेक्टर, एल्टीट्यूड 13,000 फीट। ये भी पाकिस्तान गन मशीन है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये चाइनीज़ वेपन है, जो कि इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था 1962 का वार में। ये भी पाकिस्तानी गन है, ये भी 1947 में है, इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था।
कारगिल वार में जो ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे विक्रम बात्रा ने, तो इसके बारे में डिटेल्स में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं कि कैसा था कारगिल वार। जिस मॉडल पे आप खड़े हैं ये कारगिल वॉर का बना हुआ मॉडल है। यहाँ अनेकों वीरों ने श्रद्धांजलि दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है ना। हम उन्हें इस ब्रीफिंग की शुरुआत करने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये ब्रीफिंग शुरू करते हैं। तो उस भारत माता की जय में भी अगर जोश ना होगा तो फिर क्या मज़ा है इस युद्ध क्षेत्र में खड़े होने का। हाँ, तो मैं चाहूँगा कोई एक सर बोले भारत माता की, बाकी सभी बोलेंगे जय। प्लीज शुरू कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शेषिंग जोश था। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि लास्ट टाइम भारत माता की जय कब बोला था, तो लास्ट मैक्सिमम पर्सन ये बोलेंगे 15 अगस्त को। मैं गलत तो नहीं हूँ? मेरे सामने और आप सभी के पीछे सियाचिन गैली, सियाचिन की बर्फीली चोटियों में इंडियन आर्मी के जवान किस तरह से ऑपरेट और सर्वाइव करते हैं और इस्तेमाल किए जाने वाले माउंटेनिंग इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है। सेंटर में रखे शोकेस में पाकिस्तान आर्मी की कुछ एक वेपन डिस्प्ले में लगाए गए हैं जो इंडियन आर्मी द्वारा 1999 कारगिल वॉर में कैप्चर किए गए थे। इन सभी को आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को कारगिल वॉर में चलाए गए सभी ऑपरेशंस इस मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा। यह मॉडल 1999 कारगिल वॉर का बना हुआ है। मॉडल का नॉर्थ एरो की मदद से दर्शाया गया है, जबकि एक्चुअल नॉर्थ पीसी दिशा में है। यह एक टेरेन मॉडल है। जैसा कि आप जानते हैं, टेरेन का मतलब होता है जमीनी इलाका। तो कोई भी आर्मी किसी ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले अपने जवानों को उस जमीनी इलाके के बारे में बताने या फिर ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद डीब्रीफिंग के लिए इस टेरेन मॉडल का इस्तेमाल करती है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को कर रहा हूँ डीब्रीफिंग। इस मॉडल में रेड कलर की लाइंस इस इलाके की कच्ची पक्की रोड्स और ब्लू कलर की लाइंस इस इलाके की छोटी बड़ी नदियों को दर्शाता है, जिसमें एक नेशनल हाईवे जो कि श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेह को जोड़ता है, और 3 मुख्य नदियां, जिसमें से 2 नदियां इंडस रिवर और शिंगो रिवर जो कि चाइना से इंडिया की तरफ बहती है, और लास्ट में शिगार रिवर जो कि पीओके से इंडिया की तरफ बहती है। कुछ एक रेड कलर से दर्शाए गए नाम जैसे गुलतारी, गोवन, मतियोल, बिजोट और मरोल, ये पीओके के कुछ एक गांव है जो आज भी वहां मौजूद हैं, और एलओसी भी इन्हीं गांव से होकर गुजरती है। एलओसी समझते हैं आप लोग? क्या होता है? ठंडा हो गया। 1999 कारगिल वॉर से पहले इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत विंटर के सीजन में ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से कुछ एक हाइट वाले पोस्टों पर कोई भी आर्मी नहीं रहेगी, ना ही इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तानी रेंजर्स। तो एग्रीमेंट के हिसाब से विंटर के सीजन में इंडियन आर्मी बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया और वह छुपते छुपाते हमारे कुछ एक पोस्टों पर आकर बैठ गया, उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, जिन्हें आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में 0.4875 टाइगर हिल, 5140 और तोलोली। कारगिल सेक्टर में 0.5608 टक्सार और मजदास, और बटालिक सेक्टर में जुबैर हाइट्स, मुंतोधारो, यल्दौर और खालूबार। तो लगभग 134 किलोमीटर का टोटल एरिया पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। धोखे से पाकिस्तान को जितना कब्जा करना था वह कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत की गई 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से, और फर्स्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया 15 मई को मुंतोधारो से। लेकिन इससे पहले इंडियन आर्मी को कैसे पता लगा कि हमारे कुछ एक पोस्टों को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है, इसकी कहानी ध्यान से सुनिएगा। बटालिक सेक्टर में एक चरवाहा जिसका नाम था तासी नामग्याल, उसने मुंतोधारो एरिया के अंदर कुछ एक सिविलियंस को 8 से 10 पठान ड्रेस के अंदर पत्थरों से बंकर बनाते हुए देखा। उसे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये इंडियन आर्मी नहीं है। जब उसे यकीन हुआ, कंफर्मेशन करने के बाद उसने इसकी इंफॉर्मेशन बटालिक सेक्टर के बेस में आकर इंडियन आर्मी को दी। इंडियन आर्मी इंफॉर्मेशन पाते एक्टिवेट हो गया, हरकत में आ गया, और उन्होंने इस एरिया को पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी पेट्रोल टीम भेजी। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत बटालिक सेक्टर में जितने भी हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई किया गया था उसे वापस रिकैप्चर कर लिया गया, लेकिन खालूबार पोस्ट 0.4812 को रिकैप्चर करते हुए फर्स्ट 11 कोर रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट था द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर में सबसे अहमियत वाला पोस्ट था तोलोली, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, यहाँ से एकमात्र नेशनल हाईवे जो कि श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेह को जोड़ता है। यदि तोलोली को पाकिस्तान कैप्चर कर लेता तो जहां पर हम लोग खड़े आज यहाँ कौन होता? कौन होता? ऐसा होने देते?
ऐसा ना हो, इसलिए इस एरिया में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत तोलोनिन को रिकैप्चर करने में हमें लगभग 1 महीने का समय लगा, क्योंकि 0.5140 और टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट हाइट होने की वजह से तोलोनिन पाकिस्तान की निगरानी में था, जिसे रिकैप्चर करते हुए सेकंड राजपूताना राइफल्स के कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हो गए, उन्होंने शहीद होने से पहले अपने माता पिता के नाम एक अंतिम पत्र लिखा था, जिसे आप इस वॉल पर पढ़ सकते हैं, द लास्ट पोस्ट। नेक्स्ट है 0.5140, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क दिया 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को, जिनका एक और भी नाम है, क्या है? शेर शाह। उन्होंने इसे रिकैप्चर किया और रिकैप्चर करने के बाद यहीं से अपना फेमस सक्सेस कोड 4 शब्दों का अपने कमांड पोस्ट को पास किया था। क्या था वह? दिल मांगे मोर। इसीलिए वो यही नहीं रुके, उनका नेक्स्ट टास्क था 0.4875, जिसे रिकैप्चर करते हुए वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन दोनों पोस्टों को कैप्चर करने के बाद हमारे पास 18 ग्रेनेड्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और उनकी घातक प्लाटून को टास्क दिया गया टाइगर हिल जैसी असंभव प्रतीत होने वाली ऊंचाई को। उन्होंने इसे रिकैप्चर किया और उन्हीं की टीम के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, जो कि अपने शरीर में 17 गोलियां खाने के बावजूद भी इस चोटी से जीवित वापस आए, उन्हें उनकी इस वीरता और बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट था कारगिल सेक्टर। कारगिल सेक्टर में 0.5608 कक्सार और मजदास, इन सभी पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहाँ भी एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। इस ऑपरेशन के तहत कारगिल के सभी पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। तो इस तरह यह लड़ाई 2 मई 1999 बटालिक से शुरू होकर 26 जुलाई को कारगिल में समाप्त हुई। लगभग 3 महीने चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के चक्के छुड़ा दिए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और वो यहाँ से अपने साथ एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सके। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त किया, और 1300 से अधिक घायल हुए। इंडियन आर्मी इन वीर सपूतों की याद और ऑपरेशन विजय की सक्सेस में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। मैं अपनी ब्रीफिंग को यही समाप्त करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए और इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थैंक यू, जय हिंद। सियाचिन में जो इंडियन आर्मी पोस्टेड है, वो लोग वहाँ पे कौन सा वेपन्स यूज करते हैं, कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, वार के टाइम पे वो अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। वहाँ पे एक्चुअली टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहाँ पे रहना भी एक चैलेंजिंग है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा अगर आप यहाँ पे एक बार आते हो तो। और ये है बाहर का नज़ारा। हम लोग का अभी हॉल ऑफ फेम का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग लौट रहे हैं, ले मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद अपना रूम हम लोग लौट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं अभी, और कोल्ड भी अभी बढ़ने लगा है। गाइस, अभी हम लोग 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद हम लोग निकल रहे हैं ले मार्केट को एक्सप्लोर करने। काफ़ी अच्छा है मार्केट, मैंने सुना है। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या है, और ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर आप जाते हो तो वहाँ से ड्राई फ्रूट अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर लेके आइएगा। ले मार्केट में एक पंजाबी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप अपना डिनर कर सकते हो। और यहाँ पे एक स्नेहा स्नैक्स बोल के है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सही वो देता है खाना। और यहाँ पे और एक जगह है लामा यूरो बोल के, वहाँ पे भी आप अपना लंच भी कर सकते हो, टिफ़िन भी कर सकते हो। वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा पश्मीना शॉल।
सो ये तो था आज का सफ़र। तो हम लोग का डे 2 का सफ़र का आज ख़त्म होता है यहीं पे। तो मिलते हैं डे 3 में एक नया जगह, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।